Hello everyone, welcome to our YouTube channel वासुदेवा एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो भौतिक राशियां होती क्या है। अपन ने पिछली क्लास में देखा कि भौतिक राशियों को के लिए भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी, भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डिनोट करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसका मैं यानी कि उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और उसके साथ उसका क्या होना है, मात्रक। जैसे कि मास को मैं मान लिया अपन ने 5 और मात्रक क्या, केजी। किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया, 5 केजी। तो 5 क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, और इसकी यूनिट क्या है, केजी। तो भौतिक राशियों को डिनोट करने के लिए उसका संख्यात्मक मान और उसकी मात्रक दोनों एक साथ होने आवश्यक है। तो अब जो भौतिक राशियां हैं उनको क्या किया गया, भौतिक राशियों को उनके मात्रक, माप और उनकी जो दिशा है के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जैसे कि भौतिक राशि है, भागों में डिवाइड किया गया था, मापन और मात्रक के आधार पर। सेकंड क्या है, दिशा व परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर। इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, मापन और मात्रक के आधार पर। इसमें क्या था, इन तरह की जो राशियां होती हैं, पहला तो मूल राशियां, उनके मूल मात्रक, और सेकंड था व्युत्पन्न, और थर्ड था पूरक। मापन और मात्रक के आधार पर इन में डिवाइड कर चुके थे। अब दिशा व परिमाण के आधार पर कितने भागों में होंगी, अदिश राशि और सेकंड सदिश राशि। दिशा व परिमाण के आधार पर। अब एक एक को देखते हैं। जैसे कि अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल उनके साथ क्या रहता है, उनका मैग्नीट्यूड रहता है। उनके पास उनकी जो राशियां हैं, भौतिक राशियां, उनके दिशा नहीं होती है उनके पास। तो अदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। केवल परिमाण के पास दिशा नहीं होती है। तो इनके एग्जाम्पल है मान, सेकंड है ताप। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशियां हैं या फिर निम्न में से कौन सी सदिश राशियां हैं। तो इनको अदिश राशियों की क्या डेफिनेशन रहेगी, केवल उनके पास परिमाण रहता है, उन भौतिक राशियों के पास उनके पास दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां। जैसे ताप है, ताप की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। जैसे कि अपन अपना डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अपना वो देखता है कि टेम्परेचर बॉडी का क्या है,
तो वो इस तरह थोड़ी ना कहता है कि तुम्हारे इस हाथ में इतना टेम्परेचर है या उत्तर दिशा में इतना टेम्परेचर है, ये नहीं कहता। तो उसके पास क्या नहीं है, दिशा नहीं है, तो एक दिश राशि। घनत्व, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में ये होता है कि विद्युत धारा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती है। मान लो क्या मैंने एक वायर इस तरीके से लगाया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, वायर मेरा इस तरीके से आ रहा है, I1 I2, बीच में मान 30 डिग्री का एंगल है या 60 डिग्री, ये दो एंगल से करंट आ रही है। तो ये इन पे जिनका एडिशन होता है नोड पॉइंट से यहाँ से करंट जाएगी, तो I1 प्लस I2 ही जाएगी। तो यहाँ पर इस क्या डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे एक वायर तुम इधर से ले हो चाहे इधर से ले हो किधर से भी ले हो, तो विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं होती है, क्योंकि इस नोड पॉइंट पर ये क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, इस एंगल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो विद्युत धारा क्या है, वो अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, एक अदिश राशि। चाल, दूरी है, एक अदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, एक है दूरी एक है विस्थापन। अब विस्थापन तो क्या होती है, सदिश होती है, और ये क्या है, अदिश राशि। दोनों क्या है, एक डिस्टेंस को ही तो बताते हैं, दूरी भी और विस्थापन भी, पर विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है। जैसे अपन देखते हैं, जैसे एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट, इनके बीच न्यूनतम डिस्टेंस रहेगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच न्यूनतम दूरी रहेगी एक निश्चित दिशा में, वो तो क्या हो जाएगी, इस पॉइंट तक जाने के लिए गया विस्थापन, न्यूनतम डिस्टेंस किसी एक डायरेक्शन में, इस तरह से जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, क्या हो गई, ये दूरी, ये क्या हो गई, दूरी हो गई। जैसे क्लास में है जहां मैं पढ़ाती हूँ, वहां पे एक पानी पीने के लिए भेज देते हैं, तो वो इतना घूम घूम जाती, तो पर आती है तब वो इतना घूम घूम के आती है कि क्लास में पूछती हुई जाती है और फिर आती है घूम के। तो पहले तो उसने चली गई पानी पीने, ये तो क्या हो गया, विस्थापन। फिर बाद में आती है किसी से पूछती है, सर डस्टर लाऊं चो, और उसमें ही क्या कर लेती है वो, दूरी। तो ये दूरी क्या रह जाएगी, अदिश राशि, और ये क्या है, सदिश राशि। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, सदिश और दूरी क्या है, अदिश। ऐसे सभी जगह रहते हैं महानुभाव। तो ये अपने पास क्या रहेगी, अब ये देखा जाता है कि अदिश राशि को किस तरीके से याद की करें और सदिश को किस तरीके से। तो इसमें बस ये अंतर बताया, जब 12th क्लास में रहते, 11th में या 12th में रहते हैं, तब ये बताते हैं कि जो सदिश राशियां, उनमें क्या आता है, व्यय आता है, और क्या आता है, व्यय आता है, पूरा व्यय और पूरा व्यय। तो वो तो किस में चली जाती है, सदिश में, और बाकी की किस में रहती है, अदिश में। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पर ऐसे अधिकतर राशियां होती है वो सदिशों के अंदर आ जाती है जिनमें व्यय और व्यय रहता है। जैसे यहाँ पे विस्थापन में पूरा व्यय है, तो ये क्या हो गई, सदिश राशि। अब बात करते हैं अदिश, सेकंड क्या है, सदिश
राशि। अब नाम से पता चलता है दिश, यानी कि उसके साथ क्या रहेगी, दिशा। तो वे भौतिक राशियां जिनके साथ दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा, यानी कि उसके पास क्या रहेगी, दिशा भी रहेगी और प्लस में क्या रहेगा, परिमाण। तो उन भौतिक राशियां कहते हैं सदिश राशियां, और अदिश में क्या रहता है, केवल परिमाण। अपने पास है बल, विस्थापन, इसके एग्जाम्पल क्या है, बल है, विस्थापन है। कोणीय विस्थापन, बलागुण, दाब, ये संवेग, विस्थापन, त्वरण, और एक रेखित, त्वरण, संवेग क्या, और एक होता है आवेग। ये राशियां है, तो सदिश राशियों की ये क्या है, एग्जाम्पल है। और क्या रह गया, अपने पास वेग, और क्या है, विस्थापन, क्षेत्र। तो ये सब क्या है, सदिश राशियां। तो इनमें देखो कि वह और वह आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ वह आ रहा है, वह आ रहा है, और कोणीय विस्थापन में भी वह आ रहा है, और बलागुण में भी वह आ रहा है, वह, आवेग में भी, आवेग क्या होता है, संवेग और आवेग क्या अंतर है कि एफ क्या होता है, परिवर्तन की। अब ये आवेग भी क्या रहता है, ये संवेग के जैसे ही आता है, ये आवेग की जो बीमा रहती है वो संवेग की जैसी रहती है, पर ये आवेग क्या रहता है, सूक्ष्म समय के लिए, मतलब एक स्मॉल टाइम के लिए, या फिर किसी एक क्षण के लिए लगाया गया बल, किसी आरोपित सूक्ष्म क्षण के लिए लगाया गया बल क्या रहता है, आवेग, इंपल्स। और ये क्या है, संवेग। तो ये क्या होता है, डीपी अपॉन dt, दोनों की एक ही बीमा है और मात्रक भी एक। और भार क्या होता है, जैसे भी है, पृथ्वी के अपने केंद्र की तरफ क्या कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर अपन सभी को एक गुरुत्वीय बल के द्वारा अपने सेंटर की तरफ आकर्षित कर रही है, तो ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन W इक्वल टू mg, नीचे की, यानी कि पृथ्वी के सेंटर की तरफ। तो ये भी क्या हो गई, भार, एक सदिश राशि होता है। वैसे ही क्या रहता है, घूर्णी गति के अंदर कोणीय संवेग, और त्वरण, विस्थापन, वह आ रहा है, और त्वरण में ये पूरा वह आ रहा है, रेखीय त्वरण में भी ये, और चुंबकीय क्षेत्र में पूरा आता है। तो ये सब क्या हो गई, सदिश राशियां। अब ये तो हो गया एक पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सदिश राशियां है और कौन सी अदिश राशियां। सेकंड अपन बात करते हैं, ये सदिश, तो इनको डिनोट किस तरीके से करते हैं। तो सदिशों को डिनोट करने के लिए, जैसे अपने पास कोई वेक्टर है ए क्या है, कोई भौतिक राशि है जो क्या है, सदिश है, उसको निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, उसके तीर का निशान लगा के, तीर का निशान लगा देंगे। तो ये जो तीर का हेड है, यानी उसका माथा है, वो उस सदिश की डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से सदिश को डिनोट करते हैं। और सदिश के परिमाण को इस तरीके से लिखा है अपन ने, ए वेक्टर, उसको मोड के अंदर या फिर सिंपल ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसको निरूपित करने का। अब कि जो सदिश और
अदिश राशियां तो हो गई, अब इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इनका गुणा भाग किस तरीके से करते हैं। तो अदिशों का जो जोड़ या घटाव या फिर भाग या गुणन, ये सारा किस तरीके से होता है, जैसे अपन जो बीजीय गणित में करते हैं, जैसे 2+3 या फिर 2 × 3। तो जैसे सामान्य बीज गणित में करते हैं, तो अदिशों का योग भी और घटाव गुणा भाग ये सारा भी इनकी तरह ही होता है। एल्जेब्रिक जो बीज गणित होती है उसकी तरह ही इनका जोड़ घटाव बाकी होता है अदिशों का। मेरे पास कोई 5 और प्लस में 8, तो ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये जुड़ते हैं वैसे ही 13। तो इनमें कोई भी रूल नहीं लगता अदिशों के जोड़ घटाव गुणन और भाग के अंदर। सदिशों का सदिश का गणित अब तरीके से जोड़ते हैं घटाते हैं, तो ये अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब सदिशों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सदिश का सदिशों का अब पहला पॉइंट है कि सदिश का जोड़ किस तरीके से करेंगे। अब इसमें क्या रहते हैं, दो तरीके से सदिशों का जोड़ कर सकते हैं। पहला नियम होता है त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। समांतर नियम। अब सदिशों को जोड़ने के लिए दो नियम होते हैं, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। अब है त्रिभुज का नियम। अब इसमें क्या रहता है कि दो सदिश हैं अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब त्रिभुज के नियम के अनुसार ये किस तरीके से आएंगे, जैसे ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा क्या है बी वेक्टर, ठीक है। अब ये इसमें इनका जो रिजल्टेंट है वो किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी। अब इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी कि दो सदिश एक ही क्रम में है, ये इस तरीके से जाके फिर इस यानी कि सेम डायरेक्शन है इनकी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, दो सदिश जो क्या हो एक ही क्रम में हो, तो उन सदिशों का परिमाण व दिशा एक ही डायरेक्शन में है। अपन ने दो सदिश माने ए वेक्टर और बी वेक्टर जो एक ही क्रम में है, यानी कि उनकी दिशा और परिमाण एक ही डायरेक्शन में है, तो उन त्रिभुज की जो तीसरी भुजा रहेगी उसका जो परिणामी रहेगा वो इन दोनों सदिशों के योग के इक्वल रहेगा, और ये जो परिणामी है उस सदिश की दिशा और परिमाण को निरूपित करेगा, ये जो आर वेक्टर है। यानी कि जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये तो किस में हो गई, सेम डायरेक्शन में रहेगा, इनके विपरीत डायरेक्शन में। जैसे इस तरीके से जा रहा है, बी इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आता तो ये सेम क्रम में होता। अब ये क्या है, जा रहा है, तो ये क्या हो गया, विपरीत क्रम में। तो इनका रिजल्टेंट जो विपरीत क्रम में होगा, यानी कि वो जो तीसरी भुजा रहेगी वो इन दोनों सदिशों के परिमाण को और दिशा को निरूपित करेगी। अब यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर। अब मान रहे हो ये हो गया बी वेक्टर, ये क्या हो गया ए वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, अब ये इस तरीके से ना जाकर ये क्या रह जाएगा, इस तरीके से विपरीत क्रम में, ठीक है। तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो जो हेड है, ए का तो हेड और बी का क्या है टेल है, वो एक साथ जुड़ेंगे और तीसरी भुजा रिजल्टेंट
वो क्या बताएगी, दोनों के एडिशन को विपरीत क्रम में, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया त्रिभुज का आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सेकंड किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं सदिशों का, दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसमें मानेंगे माना दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पे है, थीटा कोण पर तरीके से है। ये तो हो गया ए वेक्टर, ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, थीटा कोण पर स्थित है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, ये लो समांतर चतुर्भुज, यानी कि दो सदिश है अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, तो उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का परिमाण किस तरीके से मेजर करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण किस तरीके से निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस रिजल्टेंट आर का जो परिणामी है वो किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का आर का परिमाण इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। अब जो कोस थीटा है, थीटा व बी के बीच का अब यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है। अब अपन जानते हैं कि थीटा है, कोस 0 की वैल्यू क्या रहती है 1, कोस पाई की वैल्यू आती है माइनस, और कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि जिस कोस वैल्यू है वो कहां तक जाती है, +1 से +1। का अधिकतम मान कितना रहता है +1 और न्यूनतम मान -1, तो कोस जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू कहां से आएगी, -1 से +1 तक। अब ये जो अब मानते हैं कि अपन माना कि जो कोस थीटा की वैल्यू क्या है +1 है, तो आर वेक्टर का मोड क्या जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू यहाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और कोस +1, यानी कि माना कि कोस थीटा +1 है, यानी कि इसका थीटा का मान क्या लिया अपन ने, अधिक 1। जो फॉर्मूला बन रहा है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट, तो r जो मैक्सिमम मान है वो कितना आ जाएगा a प्लस बी, कितना आ जाएगा b। इसी तरह से r का मिनिमम मान कितना आएगा, अब कोस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो कोस थीटा इक्वल टू -1, ये क्या है थीटा का न्यूनतम मान, तो r का परिमाण कितना जाएगा, वापिस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है -1, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 2ab। अब वापिस ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी
ए माइनस बी, यानी कि दोनों का परिणामी का अधिकतम मान ए प्लस बी और न्यूनतम मान ए माइनस बी। अब ये होता कि पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक जो बल है, मान लो बल है सदिश राशि है, और सदिशों को क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, ये तो उसका तरीका हो गया। और जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब एक दूसरा आ गया, क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, एक को तो वो इधर खींच रहा है F1 से, एक इन, और दूसरा क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब इनका ये जो बॉक्स है वो किधर जाएगा, अब यदि ये F1 और F2, तो इनका जो ये बॉक्स है वो किधर जाएगा, बीच में जाएगा। वैसे अपन देखते भी हैं कि दो एक ऑब्जेक्ट है, यदि ये दोनों आदमी है जो बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स क्या करेगा, बीच में गति करेगा। अब ये जो इनका जो परिणामी है इन बलों का, यदि डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट यदि ज्यादा हो जाता है, मतलब कि ये जो F1 वाला लगा रहा है व्यक्ति वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, गति करने लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनका परिणामी है वो किस तरीके से डिपेंड करता है, दोनों सदिशों की जितना अपन फोर्स लगा रहे हैं उस पर ये परिणामी डिपेंड करेगा। अब यदि ये बराबर बराबर मात्रा में बल लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करेगी। तो इनका जो बीच का कोण है, जो आर है परिणामी, वो किस पे डिपेंड करता है, F1 F2 की वैल्यू पर और इनके बीच के कोण के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं ये परिणामी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का के अंदर रूट। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, -1 से +1, यानी कि अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1। एक बार अपन ने अधिकतम मान रखा तो आर परिणामी कितना आता है, आर का मैक्सिमम मान a प्लस बी और मिनिमम मान कितना आता है, a माइनस बी। यानी कि जो है रिजल्टेंट आर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आर मिनिमम से ज्यादा और उसके इक्वल हो सकती है, आर से कम। के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है कि जो परिणामी है, दो परिणाम दे देंगे और फिर बोलेंगे कि निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, आर का मान कौन सा नहीं रह सकता। तो अपन क्या करेंगे, एक बार आर मिनिमम निकालेंगे और एक बार आर मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड निकालेंगे दोनों का, और फिर क्या देखेंगे, जो मैच नहीं करेगी, यानी कि आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के जो बीच में आएगा वो तो क्या रहेगा, आर की वैल्यू, और इनसे जो ज्यादा होता है या फिर कम होता है वो आर की वैल्यू नहीं रहेगी। तो करके देखते हैं। अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 5 न्यूटन 4 न्यूटन बल आर, तो निम्न में से कौन सा परिणामी सकता, ऑप्शन है इधर रखा 1 2 5 8। तो आर
ऑब्जेक्ट पर क्या क्या लग रहे हैं, 3 न्यूटन का फोर्स और 5 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है, तो इनका परिणामी कौन सा नहीं हो सकता निम्न में से। तो अपन जानते हैं कि जो आर मैक्सिमम कितना किस तरीके से निकालते हैं, ए प्लस बी से, ये जो वेक्टर दे रखा है उसका परिणामी को ऐड कर देते हैं जब आर मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं तब। तो कितना हो जाएगा ये 3 + 4 न्यूटन 7 न्यूटन, और आर मिनिमम कितना हो जाएगा, हैं दोनों वेक्टर के परिणामी को माइनस करके, ए माइनस परिणामी किस में है, मोड के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 4 = -1, और मोड कितना हो जाएगा +1 न्यूटन। तो अभी बताया कि आर है जानते हैं चूंकि आर मिनिमम से ज्यादा और उसके इक्वल आर और उसके, तो यहाँ पे क्या क्या है, आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, तो 1 के इक्वल हो सकता है 1, और मैक्सिमम कितनी है 7। 1 और 7 के बीच में कितने नंबर आते हैं, एक 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो की रेंज है वो कहाँ तक है 1 से लेके 7 तक। तो ये जो इनके बीच में जो वैल्यू है वो तो हो जाएंगी, और उससे ज्यादा या फिर कम है तो वो ऑप्शन में से बाहर हो जाएगा। तो 1 भी है, 2 भी है, और 5 भी है, और 8 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है।